और सोलर एसी मॉड्यूल के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एक सोलर एसी मॉड्यूल। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि भले ही वो कौन सा भी मॉड्यूल हो, भले ही वो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल हो या एमोर्फस मॉड्यूल हो या मल्टी हो या मोनो हो या जो भी मॉड्यूल हो, वो जनरेट डीसी ही करेगा। ये पत्थर पे लकीर आप खींच लीजिए, जो भी मॉड्यूल होगा वो डीसी ही जनरेट करेगा। अब आपके मन में आ गया होगा, जब ये डीसी जनरेट करेगा तो ये एसी कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आप ज़रा पीछे आइए। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, सामने से तो ये एकदम सेम टू सेम जैसा नॉर्मल मॉड्यूल होता है, जैसा हर मॉड्यूल होता है वैसा ही होगा, लेकिन सारा खेल इसके पीछे है और सारा खेल इसमें है। जी हाँ दोस्तों, ये है माइक्रो इन्वर्टर्स। माइक्रो इन्वर्टर्स मतलब कि यही डीसी को एसी कर रहा है, और ये जो मॉड्यूल जनरेट कर रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो वायर्स निकले हुए हैं, ये डीसी के वायर्स हैं। ये एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जिसे इसमें जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद ये जो इन्वर्टर है, माइक्रो इन्वर्टर, यही डीसी को एसी करेगा, जो कि आपके ग्रिड में जाके सिंक्रोनाइज होगा। तो सेम टू सेम सारे मॉड्यूल्स एक जैसे हैं, भले ही वो मोनो हो, मल्टी हो, एमोर्फस हो या जो भी हो, वो डीसी जनरेट करेगा। और उसके पीछे अगर माइक्रो इन्वर्टर्स लगे हुए हैं तो वो एसी सोलर मॉड्यूल हो गए। अब इस माइक्रो इन्वर्टर्स के कुछ अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि अब चूँकि इसके पीछे एक सेपरेट माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये मॉड्यूल इटसेल्फ इस ए सिस्टम, यानी कि एक मॉड्यूलर सिस्टम हो गया। आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है या आपके पास जितना स्पेस है, आप उतने का मॉड्यूल ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मॉड्यूल, एक इन्वर्टर, एक ये सिस्टम हो गया। और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, आप इसमें एडिशन करते जा सकते हैं, यानी कि ये मॉड्यूलर है और इसमें कोई भी मॉड्यूल मिसमैच का झंझट नहीं है, क्योंकि हर मॉड्यूल एक सेपरेट सिस्टम की तरह काम कर रहा है और जो आउटपुट दे रहा है वो 220 वोल्ट्स एसी दे रहा है। अब थोड़ा सा और डीप डाइव कर लेते हैं और ये मॉड्यूल्स के बारे में और भी कुछ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल हाइट जो है इसकी 2 मीटर्स है और ये ऐसे विड्थ 1 मीटर है, यानी कि 2 मीटर पर 1 मीटर का है। और आज की जितने भी मॉड्यूल्स 300 वॉट पीक से लेकर 400 वॉट पीक तक के मिल रहे हैं, वो इसी डायमेंशन में मिल रहे हैं, यानी कि 2 मीटर बाई 1 मीटर के डायमेंशन में। और अप्रॉक्सीमेट जो वेट होता है वो इन सब का 22 से लेकर 25 किलो के बीच में होता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा मॉड्यूल है और इसमें ये जो पोर्शंस हैं ये हैं सेल्स। टोटल ये 72 सेल्स हैं, 6 सेल्स ऐसे, 12 का ऐसे, तो 6 × 12 72 सेल्स का है। और इसमें 24-24 के 3 स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव का स्ट्रिंग बनाते बनाते इसको यहाँ पे लाया गया है। एक स्ट्रिंग यहाँ से जाएगा, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ से जाएगा और फिर तीसरा यहाँ से जाएगा। और इसके पीछे जो जंक्शन बॉक्स आपने देखा था, वहाँ पे 3 डायोड लगे होंगे, यानी कि 3 अलग अलग डायोड में इसका कनेक्शन जाएगा और वहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव की वायर आपने देखी थी। अब थोड़ा सा और डिटेलिंग बता देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सोलर सेल। ये इसका जो डायमेंशन है 156 mm बाई 156 mm में, यानी कि आज की डेट में इतना ही चल रहा है, लेकिन अभी जो नया डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है 156.8, 156.76, ऐसा इतना डायमेंशंस में सेल्स आते हैं। अब ये जो एक सेल है, ये अप्रॉक्सीमेटली, भले ही आप इसको तोड़ भी दें या इस साइज़ का भी रखें, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो है 0.5 से लेकर 0.516, 0.521 तक, इतने का ही वोल्टेज ये निकालेगा। और साथ ही में अगर वोल्टेज भी देख लेंगे तो इस डायमेंशन का जो सेल है वो निकालेगा 5 वॉट से लेकर 5.13, 5.21, ऐसे इतने हिसाब से ये वोल्टेज निकालेगा। अब इसका कैलकुलेशन आप पीछे इसकी डेटा शीट में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने सामने बताया, ये इसका हर मॉड्यूल के पीछे एक उसका सर्टिफिकेट या डेटा शीट लिखा रहेगा, जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि भाई इसका क्या डायमेंशंस हैं और इसका क्या आउटपुट होगा। और ये जितने भी फिगर्स लिखे हैं वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में है। पहले हम वोल्टेज समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था,
0.5 मल्टीप्लाइड बाई 76 कर दीजिएगा या 0.516 मल्टीप्लाइड बाई 76 कर दीजिएगा, वो फिगर्स इसके आसपास ही आएगी। और उसी तरह वॉटेज की बात की थी मैंने, तो 5 वॉट या 5.13 5.23 मल्टीप्लाइड बाई 72 कर दीजिएगा तो ये फिगर्स उसके आसपास ही आएगी। फ़िलहाल ये जितने भी सेल्स हैं इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से इनको प्रॉपर कॉम्बिनेशन किया जाता है और इसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में पूरा आउटपुट निकाला जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा रहता है। ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है वो है 1000 वॉट पीक का इरेडिएशन, यानी कि धूप उतनी पड़नी चाहिए, और साथ ही में जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्रीज। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही में हर मॉड्यूल का एक प्रोडक्शन टेस्टिंग रिपोर्ट भी होता है जिसमें पूरा IV कर्व और पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। और ये मतलब कि EV टेस्टिंग भी होती है इसके बाद, और इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि भाई उसका कितना आउटपुट होगा किस किस पैरामीटर्स में। और यही इन्फॉर्मेशन आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो मॉड्यूल के साथ मिलती है उस वाले डेटा शीट में भी रहती है। तो आप जब भी मॉड्यूल ख़रीदने जाएँ तो सबसे पहले आप टेक्निकल डेटा शीट पढ़ लीजिएगा। अब उसी तरह कई लोगों के मन में ये भी शंका आ जाती होगी कि भाई ये जो टेस्टिंग रिपोर्ट होता है वो एक बार छाप लिया और उसका ज़ेरॉक्स मार के सबके इधर लगा दिया। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उसमें प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन होती है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये बारकोड है, यहाँ पे भी बारकोड है और इस मॉड्यूल के सामने भी बारकोड है, तो हम तीनों को चेक भी कर सकते हैं। आप मोबाइल पे एक बारकोड रीडर डाउनलोड कर दीजिए और ये सीधा आप ऐसे जैसे देख सकते हैं, ये मैंने बारकोड रीडर लगाया और ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसका यहाँ पे आ गया कि भाई ये क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 282 आखिरी नंबर है और यहाँ पे 282 आखिरी नंबर है। और उसी तरह आप सेम चीज़ यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, बारकोड सेम रीड ऐसे भी हो जाएगा। और साथ ही में आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि भाई इसका क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है। यहाँ पे लिखा हुआ है 289 और जो हमारा जो सर्टिफिकेट हमने इसमें पढ़ा था और हमारे पीछे इस मॉड्यूल के पीछे जो बैकशीट में बारकोड लिखा था उसमें नंबर था 282। तो देयर इज़ सम मिसमैच। अब ये मैनुअल गलती है कि भाई जो इसको इंस्पेक्शन कर रहा था शायद वो किसी का बारकोड किसी और में लगा दिया। ये जनरली होता नहीं है, बट मेरे नज़र पड़ गया तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन हर एक का एक पर्टिकुलर एक टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। अब आइए थोड़ा सा मैं फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ एक सोलर मॉड्यूल का, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सामने ये जो है ये टेम्पर्ड ग्लास है, ये मामूली ग्लास नहीं है। मतलब कि अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो ये एकदम पूरा ग्लास एक साथ टूटेगा, एकदम चूरा चूरा हो जाएगा। ऐसा सीधा ऐसा क्रैक नहीं बैठेगा जो नॉर्मल ग्लास में होता है। तो ये ग्लास मामूली ग्लास नहीं है, ये टूटेगा नहीं। और खुदा न खास्ता अगर वो कहीं टूट भी गया या कोई मॉडल टूट जाता है तो आप इतना समझ के चलिए कि भाई उसका कोई भी रिपेयरिंग नहीं होता। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि भाई वार्निश लगा दो या एक प्लास्टिक शीट लगा दो या एक अलग से ग्लास लगा दो। तो ऐसा आप मत कीजिएगा। मैं आपको हाथ जोड़ के बात करता हूँ। आपको इसके बारे में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इससे क्या ख़तरा हो सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे लिख दीजिए। मैं आपके लिए स्पेशली कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। प्लीज़ वैसा मत कीजिएगा। क्या है कि बेसिक्स या फंडामेंटल्स के साथ छेड़छाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। चलिए अब और चीज़ बता देता हूँ। ये हमने ग्लास कवर कर लिया, 3.2 mm 3.3 mm का ग्लास होगा और सोलर मॉड्यूल्स में सबसे ज़्यादा वज़न इन्हीं का होता है। और साथ ही में जैसा कि आप ये फ्रेम देख सकते हैं, ये एनोडाइज्ड एल्युमिनियम का होता है और ये 40 mm से लेकर 35 mm तक के बीच में अलग अलग मैन्युफैक्चरर अपने अपने हिसाब से देता है। एनोडाइज्ड इसलिए होता है कि भाई इसमें रस्ट या जो सॉल्टी एरिया में जो होल पड़ जाते हैं वो चीज़ ना हो और उससे वो बचा रहे, इसलिए एनोडाइज किया जाता है। 35 mm 40 mm में अगर पूरे फ्रेम में बात किया है तो आधे किलो का फ़र्क बैठता है। और वहीं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्या है कि कभी कभी ग्लास टूट गया तो बोलते हैं भाई ये वारंटी क्लॉज में है कि नहीं। तो भाई कोई भी ब्रेकेज वारंटी क्लॉज में नहीं होता। और साथ ही साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
पूरा बाकायदा होल्स दिए हुए हैं कि भाई आपको इन्हीं को इस्तेमाल करना है माउंटिंग के लिए। ये जो आप माउंट करेंगे जब ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर पे, तब आपको इन्हीं मॉड्यूल्स के सहारे या इन्हीं मॉड्यूल्स पे नट बोल्ट फिक्स करना होता है। और कुछ कुछ जगहों पे अर्थिंग की भी निशान दिए हुए हैं, और बाकी कुछ जो होल्स हैं अगर कहीं पानी ज़्यादा हो जाता है या पानी आ जाता है तो यहाँ से वो लॉक ना हो, वहाँ से पानी निकल जाए, ये प्रोविज़न ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो फ्रेम है इसके ऊपर अलग से या आप खुद ड्रिल मत कीजिएगा। अगर आपने ड्रिल कर दिया तो वो भी वारंटी क्लॉज से बाहर हो जाएगा। और साथ ही में एक और चीज़ है, हर मॉड्यूल के पीछे आपको ये वायर दी रखी, ये एक पॉजिटिव वायर होती है, एक नेगेटिव वायर होती है। इसको पहचानना बहुत आसान है, आप ये देख के ही समझ सकते हैं कि भाई पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। यहाँ पे भी मार्किंग दे रखी है, लेकिन पॉजिटिव में ये रहेगा, नेगेटिव में खड्डा रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और ख़ुद ही आप समझ जाओगे। अब कई मैन्युफैक्चरर्स इसे 1 मीटर का देते हैं, कई लोग इसे 1.2 मीटर्स का देते हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि अब जब भी आप इसका एक्सटेंशन करें तो एक प्रॉपर MC4 कनेक्टर्स लगा के ही करें। ये जो MC4 कनेक्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बोला जाता है MC4 कनेक्टर्स। फीमेल को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, मेल को ऐसे रखना है। तो प्रॉपर MC4 कनेक्टर्स ही आगे बढ़ाने के लिए करें। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपने अगर इसको कट कर दिया और कट करके टेप लगा के आगे बढ़ा रहे हैं वायर, तो भी वारंटी वॉइड हो जाएगी। आप ये चीज़ मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये जो सोलर मॉड्यूल है कुछ ऐसा रहेगा, और उसमें जो भी जनरेट होगा वो DC होगा, और DC इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे, और ये जो भी जनरेट होगा वो DC को AC करेगा। ये माइक्रो इन्वर्टर्स हैं, और यहाँ से माइक्रो इन्वर्टर से आगे ये ग्रिड को चला जाएगा। अब यहाँ से कैसे वायरिंग करनी है, क्या ध्यान में रखना होता है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अगला वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। और साथ ही में बीच में मैंने एक वर्ड बोला था कि भाई ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं या जो सोलर AC मॉड्यूल्स हैं वो सबसे छोटे और सबसे किफ़ायती ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम होते हैं। अब वो कैसे है वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा।